गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं इंडेक्स नंबर्स में डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो डिफ्लेटिंग का पहले मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। डिफ्लेटिंग रेफर्स टू द करेक्शन फॉर प्राइस चेंजेस इन मनी वेज और मनी इनकम सीरीज। देखो, जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ें जो है ख़रीदते हैं उनके प्राइस रिवाइज होते चले जाते हैं टाइम के साथ। तो डिफ्लेटिंग का मतलब होता है कि प्राइस की वजह से मनी वेजेस या मनी इनकम में जो चेंज आया उसको करेक्ट करना, उसको हम डिफ्लेटिंग कहते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे हमारे पास रियल वेजेस या रियल इनकम हमने जो है निकालनी है और डिफ्लेटेड वेजेस या डिफ्लेटेड इनकम। तो मनी वेजेस ओवर प्राइस इंडेक्स इनटू 100 या फिर मनी इनकम ओवर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी हमें प्राइस इंडेक्स से ही पता चलता है। जैसे जैसे प्राइसेस जो हैं करेक्ट होते हैं वैसे वैसे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग उस हिसाब से चेंज होता है, राइट। सो मनी वेजेस ओवर प्राइस इंडेक्स इनटू 100 या फिर मनी इनकम ओवर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। देन रियल वेजेस इंडेक्स नंबर। देखिए, अगर तो आपके पास रियल वेजेस ऑलरेडी हैं तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप सीधा ही इंडेक्स नंबर को डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रियल वेजेस अवेलेबल नहीं है, सपोज़ मनी वेजेस दे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है आपको, तो फिर पहले आप रियल वेजेस को निकालेंगे, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रियल वेजेस इंडेक्स नंबर, जिसमें आपके पास फिर आ जाएगा रियल वेजेस ऑफ द करंट ईयर, रियल वेजेस ऑफ द ओवर रियल वेजेस ऑफ द बेस ईयर इनटू 100, ठीक है। अगर रियल नंबर इंडेक्स नंबर निकालना है हमने, तो हमारे पास जो है रियल इनकम कैसे निकालेंगे, सेम मनी इनकम ओवर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। अगर अवेलेबल है क्वेश्चन में फिर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो पहले रियल इनकम निकालेंगे, फिर रियल इनकम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि आएगा रियल इनकम ऑफ द करंट ईयर ओवर रियल इनकम ऑफ द बेस ईयर इनटू 100, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल लेके, तो यहाँ पे मेरे पास ईयर है, वेजेस है, प्राइस इंडेक्स है। तो अब मेरे को रियल वेजेस प्राइस इंडेक्स नंबर बनाना है विद द बेस ईयर ऑफ 1980। तो सबसे पहले मेरे को रियल वेजेस निकालने पड़ेंगे। रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या है, वेजेस ओवर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सो रियल वेजेस यहाँ पे आएंगे, दैट इज़ 800 ओवर 100 इंटू 100, this is 800, then 819 into 100 over 105 into 100, 780, and then it's 825 pages over 110 into 100, 750, 876 over 120 into 100, and then 920 over 125 into 100, $670, and then it's 924 over 140 into 100, that is 660, राइट। नाउ अब हमारे पास रियल वेजेस निकल गए हैं, तो रियल वेजेस इंडेक्स नंबर जो है देखते हैं हम विद द बेस ईयर ऑफ 1980, ठीक है। 1980 का अगर बेस ईयर है तो 1980 में हम जो है बेस ईयर में 100 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रियल वेजेस कितने हैं, 780, और जो बेस ईयर के वेजेस मेरे पास कितने हैं, 800 इंटू 100, तो ये आ गया है 97.5। उसके बाद 750 ओवर 800, यहाँ पे बेस ईयर ही चलेगा, ये चेंज होता रहेगा, लेकिन बेस ईयर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाता है 93.5, 730 ओवर 800 इंटू 100, 91.25, 736 over 800 into 100, 92, 670 over 800 into 100, 83.75, 660 over 800 into 100, 82.5,
ठीक है। तो पहले हमने रियल वेजेस निकाले और फिर हमने निकाला रियल वेजेस इंडेक्स नंबर, राइट। अब देख लेते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी यानी कि मैं मनी से कितना परचेज कर सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सपोज हमारे पास ईयर दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है। अब उन्होंने ये कहा कि इस ईयर में परचेजिंग पावर कितना है विद 1 रुपी। हम यहाँ पे रुपी के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे परचेजिंग पावर ऑफ रुपी, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूँ 1 रुपी में पैसा कितना होता है 100, तो आ जाएगा मेरे पास 100/CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है जी। 120.2 और 0.83, ठीक है, या फिर 83 पैसा। अब हम ये देख, इसका मतलब क्या बना कि जिस चीज़ का, जिस रुपया का वैल्यू 1 था, अब कितना हो गया 0.83। 1 रुपये की जगह 83 पैसा उसका जो है वैल्यू रह गया। 100 पैसा लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 17% डाउनफॉल आ गया है इन द आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग में या परचेजिंग पावर में, ठीक है। तो 17% क्या हो गया डाउनफॉल आ गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई। सीपीआई हमारे पास क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम 2 तरीके से कर सकते हैं। वन इज़ अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी हम उसको कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक रहने के लिए हमें कितना कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या कंज्यूमर के लिए कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कैसे देखेंगे, 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारे पास P01, सो समीशन ऑफ P1 इंटू Q0 सॉरी, समीशन ऑफ P0 Q0 ओवर इंटू 100। तो ये वैसा ही है जैसे हमारे पास लेस्प्रेस मेथड था, अगर आपको याद हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है फैमिली बजट मेथड। उसमें हम लिखेंगे P01 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होगा P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ PW ओवर समीशन ऑफ W। सो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स P हमें कैसे बनाना है, P इज इक्वल टू P1 ओवर P0 इंटू 100, और W हमारे पास क्या है, टोटल एक्सपेंस है, जिसको हम P0 Q0 लिखेंगे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल नाउ। अब देखिए यहाँ पे एक हाउस होल्ड को जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आइटम्स हमने लिखी हैं, कितना क्वांटिटी कंज्यूम किया है वो लिखा है 1980 का, ठीक है। तो 1980 के प्राइजेस लिखे हैं, 1990 के प्राइजेस P0 एंड P1 और Q0 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमने जो है पहले P0 Q0 निकालना है, फिर P1 Q0 निकालना है, ठीक है। P0 Q0 हमारे पास ये आ जाएगा 75 इंटू 2 आ गया, ठीक है, एंड देन 12 इंटू 20 आ गया 240, 120, देन 50, 4.5 इंटू हमारे पास आ गया 25, 112.5, देन हमारे पास आ गया 40 इंटू 10, 400, एंड देन 25। तो अगर समीशन ऑफ P0 Q0 हम देखें तो 1097.5 इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद P1 Q0 देख लेते हैं, P1 एंड दैट इज़ Q0, ठीक है। तो 125 इंटू 250, एंड देन इट्स 16 320, ये 16 है दोनों, 16 इंटू 10 160, 15 into 5 75, and then it's 5 into 25 125, and then it's 12 into 480, उसके बाद 40, ठीक है। सो अगर समीशन ऑफ मेरे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं P1 Q0, ये बना मेरे पास 1450, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेरे पास जो बनेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, वो मेरे पास क्या होएगा
P1 Q naught summation over P naught Q naught into 100, यानी कि 1450 over 1097 into 5 into 100 is equal to 132.12. ठीक है। अब P दूसरा एक हमने मेथड और किया था फैमिली बजट मेथड। ठीक है, फैमिली बजट मेथड भी देखते हो, उसमें हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी क्योंकि हमने PW निकालना है। तो PW के लिए मेरे को पहले W एक तो निकालना पड़ेगा। W इज़ नथिंग बट द P नॉट Q नॉट, यही P नॉट Q नॉट हमारे पास W बनता है। W इज़ इक्वल टू P नॉट Q नॉट, और दूसरा प्राइस रिलेटिव्स P1 ओवर P नॉट इंटू 100, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो P1 मेरे पास क्या है 125 ओवर 75 इंटू 100 यानी 166.66। तो इस तरीके से आप सारा निकाल लेंगे। 16 ओवर 12 इंटू 100 133.33। ठीक है, 16 ओवर 12 इंटू 100 133.33। उसके बाद जो है 15 ओवर 150 आ जाएगा ये। उसके बाद जो है 5 वो 4.5 तो 111 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 120 एंड देन 160। राइट, तो P निकल गया, W ये है। तो इन दोनों को हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा PW। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, फिगर्स थोड़ी बड़ी हैं, आई एम जस्ट राइटिंग इट। कैलकुलेटेड वैल्यूज़ मैं जो है लिख रही हूँ। नाउ समीशन ऑफ PW मेरे पास आ गया 144,997.675। ठीक है, अब मैंने क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो है लिखना है P नॉट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पर फैमिली बजट मेथड के हिसाब से लिखना है P नॉट 1। मेरे पास क्या बनेगा, समीशन ऑफ PW ओवर समीशन ऑफ W। समीशन ऑफ W हमने पहले ही निकाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 144,997.675 ओवर 1097.5 दैट इज़ 132.12। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दो मेथड्स देखे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। उसमें हमने क्या किया, जस्ट P नॉट Q नॉट निकाला, P1 Q नॉट निकाला और ये फॉर्मूला पुट कर दिया। यहाँ पे हमने प्राइस रिलेटिव्स P1 ओवर P नॉट इंटू 100 निकाला, W P नॉट Q नॉट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये फॉर्मूला पुट किया एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, और हमने देखा कि दोनों में ही जो है मैच कर रहे हैं। तो ये मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होगा वो ये मैच करेगा, एक जैसे ही आएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।